दरअसल जिस तिब्बत को अपना बताकर चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है, उस तिब्बत को लेकर हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो चीन के दावे की हवा निकाल देगी। चीन जिस तिब्बत को अपना हिस्सा बताता रहा है वो पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से हमेशा से भारत के नजदीक रहा है। तिब्बत और चीन का रिश्ता केवल गुलाम और शासक का रिश्ता रहा है। तिब्बत में मौजूद एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक तिब्बती लोग खुद को रूपाती का वंशज कहते हैं। रूपाती महाभारत काल में कुरु वंश के राजा जन्मेजय के पोते थे। महाभारत में मिली हार के बाद रूपाती ने तिब्बत का रुख कर लिया था, जो पश्चिमी तिब्बत के राजा बन गए थे। एक मान्यता यह भी है कि 127 ईसा पूर्व में न्यात्री सेनपो तिब्बत के राजा बने थे। न्यात्री सेनपो भारत के मगध से तिब्बत गए थे। न्यात्री सेनपो ने ही तिब्बत में यारलुंग राजवंश की शुरुआत की थी। 3वीं से 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रसार तिब्बत में हुआ। बौद्ध धर्म का यह प्रसार बिहार के मगध और बंगाल से ही तिब्बत पहुंचा था। तिब्बत की मूल लिपि को उच्चैन कहा जाता है। यह लिपि भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि से निकली है। तो क्या भारत को तिब्बत के अलग अलग इलाकों के भारतीय नाम रखना शुरू कर देना चाहिए? क्या भारत सरकार तिब्बती शहरों के भारतीय नाम रखकर उन पर दावा करने लगे? अगर भारत सरकार ने ऐसा किया तो यकीनन चीन का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि अन्य आजाद देशों की तरह ही तिब्बत एक आजाद देश है जिस पर चीन का कब्जा है। वर्ष 1950 से पहले तिब्बत एक शांत और आजाद देश था। तिब्बत में एक परंपरा के मुताबिक धर्मगुरु दलाई लामा ही देश का शासन चलाते थे। धर्मगुरुओं दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया भी तिब्बत में अलग प्रकार की थी। कहने का मतलब यह है कि तिब्बत में अपने तरीके से आजाद तिब्बत की सरकार चल रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भारत की सीमाएं चीन से नहीं मिलती थी, बल्कि भारत की उत्तरी सीमा तिब्बत और शिनजियांग से मिलती थी। वर्ष 1914 के शिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत ने ही अपनी सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा रेखा को ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है। आजाद तिब्बत के दौर में तिब्बत का विदेश व्यापार भारत पर निर्भर था। तिब्बत का व्यापार नाथू ला दर्रे से होते हुए बंगाल के बंदरगाहों से पूरी दुनिया में फैला था। वर्ष 1949 में जब चीन में सीमित लोकतंत्र खत्म हुआ तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन ने मैकमोहन लाइन को नकार दिया। दरअसल चीन ने उस वक्त तिब्बत को आजाद देश मानने से ही इंकार कर दिया था। इसी आधार पर उसने मैकमोहन लाइन को भी नकार दिया। चीन ने दावा किया कि तिब्बत किसी अन्य देश से कोई समझौता कर नहीं सकता। वर्ष 1954 तक भारतीय सेना की छोटी टुकड़ियां भी तिब्बत में मौजूद रहती थी। तिब्बत की पोस्टल, टेलीग्राम और टेलीफोन सर्विस भारतीय सेना ही संभालती थी। लेकिन वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया जाता था। दोस्ती के नाम पर भारत ने तिब्बत से अपनी सेना की टुकड़ियों को वापस बुला लिया था। अब जिन सुविधाओं को भारतीय सेना संभालती थी वो चीन को सौंप दी गई। धीरे धीरे तिब्बत चीन पर निर्भर होता चला गया। चीन ने षड्यंत्र करते हुए भारत और तिब्बत के संबंध खराब कर दिए। वर्ष 1959 तक चीन ने सेना के दम पर तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहां की सरकार में शामिल लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन जिस वक्त तिब्बत पर जुल्म कर रहा था, सेना के दम पर तिब्बत के लोगों का शोषण कर रहा था, उस वक्त नेहरू सरकार भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। उस दौर में दलाई लामा को चीन की गोलियों से बचकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत आना पड़ा था। तभी से भारत तिब्बती लोगों का शरण स्थली बना हुआ है और दलाई लामा भी भारत में ही रहते हैं। ऐसे में चीन किस आधार पर तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है, ये कोई नहीं जानता है। किसी माफिया की तरह उसने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया हुआ है। उसके बाद भारत के एक हिस्से को दक्षिणी तिब्बत बोलकर अपना हिस्सा बताने की हिमाकत करता है।